तो एम्बेसी ग्रुप ने एमएमआर में अपनी धमाकेदार एंट्री की है। 3 बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और 3 अलग-अलग लोकेशन हैं और शायद मुंबई की सबसे शानदार लोकेशंस उन्हें कहा जाएगा। तो हमारे साथ जीतू विरमानी जी हैं, एम्बेसी के चेयरमैन। उनसे बात करते हैं, उनके अपकमिंग प्लान्स के बारे में बात करते हैं, कंपनी ओवरऑल क्या करना चाह रही है, एमएमआर में किस विज़न के साथ आई है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जीतू सर, बहुत स्वागत है आपका ज़ी बिज़नेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि मुंबई में एंट्री और धमाकेदार एंट्री 7,000 करोड़ के साथ और 18,000 करोड़ के जीडीवी के साथ, 3 प्रोजेक्ट जिनका अभी आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया, वर्ली, आपका जुहू और अलीबाग। ये 3 प्रोजेक्ट के बारे में एक बार बताइए। तो ये तीनों प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली खास लोकेशन में हैं और हमारी एंट्री के एम्बेसी की एंट्री के लिए परफेक्ट है। और तो वर्ली में जो हम बना रहे हैं टोटली 1 मिलियन स्क्वायर फीट रेरा कारपेट है। और ऑलरेडी उनके पास में जो पहले जो कंपनी से हमने मर्ज की थी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने बिल्डिंग्स बनाई हुई है। ये 83 स्टोरी बिल्डिंग है और इसमें नियरली 350 अपार्टमेंट है। और इसमें हमने क्या किया, उनके जो लैंड एरिया छोटा है तो इसमें 2.5 एकड़ है, पर हमने क्या किया कि 1 लाख फुट अम्यूनिटीज़ बिल्डिंग में डाली है। सो आज के इसमें मुंबई में बारिश हो, धूप हो, जो भी हो, पर जो रेसिडेंट्स हैं उनको हर फैसिलिटी इंडोर में अवेल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास में रूम्स भी है, टेनिस कोर्ट है, पैडल है, स्विमिंग पूल है, वेलनेस सेंटर है। आप मोस्टली हमने सोच के 1 लाख फुट का जो अम्यूनिटीज़ डाला है वो सब रेसिडेंट्स के लिए परफेक्ट है। बाकी कंपाउंड में लोगों के लिए पेट्स को घुमाने के लिए और वॉक लेने की भी जगह है। और ये लोकेशन अभी स्ट्रेटेजिक है। जब मुंबई में इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा है, हमारे हिसाब से ये लोकेशन बहुत, जहाँ भी मुंबई में पहुँचना है, ये बिल्डिंग से सी लिंक ले लो आप या मेट्रो ले लो, सब जगह कन्वीनियंस होगा। और जो हम प्राइस में लॉन्च करने वाले हैं, हम आप 1-2 हफ्ते में आपको मालूम पड़ जाएगा जब प्राइस लॉन्च कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने भी मार्केट में एंट्री एकदम रीजनेबल प्राइस रखा है और स्लोली स्लोली हम ये बिल्डिंग है जिस इसका कंस्ट्रक्शन को 6 साल लगेगा, तो हम अपना प्राइस ऊपर लेके जाएंगे। पर जो क्वालिटी हम चाहते थे मुंबई में लेके आना, मुंबई बेंगलोर की, वो ये बिल्डिंग से परफेक्ट, ये परफेक्ट बिल्डिंग है जो एम्बेसी की क्वालिटी सब पब्लिक को डिस्प्ले करेगी और दिखाएंगे कि हम क्या बना सकते हैं। जुहू के प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो जू का लॉन्च मोस्टली अप्रैल में है। और वो एक्चुअली थोड़ा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, बिटवीन 43 या 45 अपार्टमेंट्स हैं। तो वो एक्चुअली हम एक इनविटेशन से बेचेंगे, तो हम वो मास से सब पब्लिक मार्केट में डाल के नहीं बेचेंगे। और जू के एरिया से ही काफ़ी डिमांड ऑलरेडी हमारे पर, काफ़ी प्रेशर है एक्चुअली बुकिंग लेना, एडवांस लेना। पर जैसे आप देखेंगे कि हमने एम्बेसी सिटाडेल में भी, हम अभी आज हम बैठे हैं यहाँ पे, हमको 2 हफ्ता हो गया कि हमारा रेरा परमिशन भी आ गया है, पर हमने अभी तक बुकिंग नहीं ली है। तो हमने जू का भी हमारा आइडिया यही है कि जब पूरा प्लान अप्रूवल रेरा आ जाए फिर ही लॉन्च करने के लिए, पर वो मोस्टली अप्रैल में तक हो जाएगा। ठीक है, और अलीबाग में जो आप सेकंड होम प्रोजेक्ट बना रहे हैं? तो अलीबाग में प्रोजेक्ट थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी को कॉन्सेप्ट था कि हमको दिखाना था कि मार्केट में कि आप एम्बेसी से एक सेकंड होम भी ले सकते हैं जिसमें फुल सर्विसिंग होगी। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है वो इस ऑलरेडी ये मेथड से यूज्ड है। तो बेंगलोर में हम हमारे अपार्टमेंट जो बेचते हैं, विलास जो बेचते हैं, उसमें ऑलरेडी क्लीनिंग सिस्टम फैसिलिटी भी देते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई घर में स्टाफ रखना नहीं पड़े जो आके अपार्टमेंट क्लीन करें, बेड बनाए, टॉयलेट साफ़ करें, मंथली डीप क्लीनिंग करें। और ये काफ़ी सक्सेसफुल बेंगलोर में चल रहा है। तो ये अलीबाग में भी हमको लगता है कि ये एक छोटे वे में हम डिस्प्ले करेंगे तो हमको लार्जर प्रोजेक्ट वहाँ पे करने में और बेचने में इजी होगा। ठीक है, इन 3 प्रोजेक्ट की तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और क्या प्लानिंग चल रही है एम्बेसी ग्रुप की एमएमआर को लेकर? और कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या वो रीडेवलपमेंट के भी होंगे? तो यहाँ पे हम आते हैं तो रीडेवलपमेंट का तो काफ़ी काफ़ी डील्स ऑफर होती है। और पर हमने एक्चुअली जो स्टडी किया है डीपली कि जो रीडेवलपमेंट में, और काफ़ी बिल्डर ले रहे हैं, पर हमारे हिसाब से एंड में उसमें इतना पैसा है नहीं कंपनी के लिए। और जो मेहनत बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वेरी सिलेक्टिव है। अभी तक ऑनेस्टली हमको कोई भी रीडेवलपमेंट प्लान हमारे
फाइनेंशियल प्लानिंग के और हमारे कैपेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मिला नहीं है। पर हम देख रहे हैं, पर हमको ऐसे कोई जल्दी नहीं है। हमारा है कि थोड़े स्लोली स्लोली हमको यहाँ पे ग्रो करना है और श्योरली ग्रो करना है। और ये मर्जर से जो हमारे को प्रॉपर्टीज़ मिली हैं, जो कि आप हमारे बिजनेस में जब लैंड फुली पेड है और लैंड के ऊपर कोई बैंक का कर्जा नहीं है ख़रीदने के लिए, तो वो प्रोजेक्ट स्लोली अच्छे से बनाने में कंपनी के पास सरप्लस कैश ज़्यादा है। तो जो आपने अभी ये सुना कि 18,000 GDV है और 7,000 इन्वेस्टमेंट है, तो आप सोच लीजिए कि कंपनी के पास यही प्रोजेक्ट से कितना सरप्लस होगा कि जिससे दूसरी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर सकती है। तो हम देखेंगे, शांति से लेंगे और ग्रो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो बोलते हैं, बैंकर बोलते हैं ना कि 15% कंसिस्टेंट अर्निंग इज़ बेटर देन 40% अर्निंग एंड 10% अर्निंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी और तमाम आईपीसीज़ की रिपोर्ट भी कह रही है कि बात चाहे किसी भी मेट्रो सिटी की हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या गुरुग्राम हो, बेंगलुरु हो, लग्जरी सेगमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पैरेलल अगर हम देखें तो अफोर्डेबल सेगमेंट या मिड सेगमेंट कहीं नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या लग्जरी में कहीं ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है? ये क्या इस कैलकुलेशन को किस तरह से आप करके चल रहे हैं? एक्चुअली हमने एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है मार्केट में, जहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में 5 मिलियन सुपर रिच है, जो 100 करोड़ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, जो सब लग्जरी गुड्स ले सकते हैं। पर उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो 20 मिलियन का है। वो जैसे अब हमारी कंट्री की जीडीपी हो रही है, ये 20 मिलियन जो ये 5 मिलियन के साथ मर्ज होगा, तो एक्चुअली आप सरप्राइज होंगे कि लग्जरी का कितना शॉर्टेज। आप कोई लग्जरी गुड्स देख लो, बैग्स, कपड़े का देख लो, एक एक सिटी में हार्डली एक ब्रांड का दुकान है। पर आप सेम देख लो दूसरे देशों में। तो ये चेंज आएगा स्लोली स्लोली जब इंडियंस और खर्चा करना चालू करेंगे। और यहाँ पे हमारा बचपन में बॉम्बे मुंबई था, हमने देखा है कि अपने लड़के के लिए एक अपार्टमेंट लेने से पहले प्लान नहीं करो तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है अपार्टमेंट लेना। तो उसकी वजह से बड़ी फैमिलीज बड़ी हो रही है। और जो पहले यहाँ पे था कल्चर, जो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स आए थे, फिर पेरेंट्स थे, फिर बच्चे रह रहे थे एक घर में, आजकल सबको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए और सबने इतने सालों से ये सिटी में पैसा कमाया है। तो अब स्लोली स्लोली लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए घर लेना चालू करेंगे। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स 4 5 साल 6 साल लगते हैं, उनको सूट करता है कि धंधे से स्लोली स्लोली बिजनेस पैसा निकाल के इन्वेस्ट करने में। ठीक है, इसके साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है, बजट आने वाला है, यूनियन बजट। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अपनी डिमांड है, क्रेडाई ने, नरेटको ने अपनी डिमांड्स ऑलरेडी भेजी हुई हैं। एज ए डेवलपर आपको क्या लगता है कि वित्त मंत्री को क्या बड़े बदलाव करने चाहिए जिससे रियल एस्टेट को और ज़्यादा बूस्टअप मिले? मेनली जितना हाउसिंग प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी है अफोर्डेबल हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग, उन बेचारे के ऊपर बर्डन कम करना चाहिए। तो लग्जरी सेगमेंट में है, जो आदमी 15-20 करोड़ का घर लेता है, वो परसेंटेज हार्डली नॉट इवन 0.05% इंडियंस है। तो इसमें जो भी बदलाव लाना है इनको, जो मिड लेवल हाउसिंग में ये टैक्सेस के हिसाब से, स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ मनी बोरोइंग, हाउसिंग लोन के हिसाब से कंसेशन देना चाहिए। यहाँ उनको जो इंटरेस्ट पे करें हाउसिंग लोन के लिए, उसका डिडक्शन जो अपने पर्सनल इनकम से ज़्यादा रखना चाहिए। तो बेनिफिट वहाँ मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, रीट में अगर हम देखें तो आप पाइनियर हैं, 2019 में आप रीट लेकर आए और उसके बाद और भी कई रीट्स आई हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि रीट्स में जो अवेयरनेस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और रीट में आपके क्या एक्सपेंशन प्लान भी है? सो ये जो आप सवाल हमारे से पूछ रहे हैं, हम हमारे टीम से पूछते हैं। हमारे हिसाब से भी कि खुद पता नहीं दूसरे रीटों के बारे में, कि हमारे एम्बेसी रीट में भी जो पब्लिसिटी हमको करना चाहिए और जो मैसेज बाहर मार्केट में भेजना चाहिए जिससे हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स बढ़े, वो एक्चुअली हम भी फेलियर है इसमें। और हमारे सीईओ के पीछे पड़े हैं कि इसके ऊपर हमको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो जो इंडियंस हैं उनको सेविंग की ज़्यादा चिंता है। बच्चों की स्कूल फीस, लड़की की शादी और हॉलीडेज़ के लिए प्लान करने के लिए, तो रीट एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है ये सब चीज़ों के लिए। और ये हमको एक्चुअली ज़्यादा मार्केट करके पीपल अवेयरनेस करना चाहिए। और ऑनेस्टली ये हम हर टाइम हमारे रीट की टीम के पीछे पड़े हुए हैं
कि बड़े इन्वेस्टर लोग को छोड़ो, पहले ये रिटेल और के ज़्यादा जितना एडुकेट करेंगे तो उतना शेयर होल्डर्स इंक्रीज़ होगा और शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कि एमएमआर के अलावा और किन शहरों में आपकी प्लानिंग है? इसके अलावा क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है इस समय बड़ा विचित्र हो गया है। तो इसको देखते हुए रियल एस्टेट के लिए क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? पर हमारे हिसाब से इंडिया एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट देश है। इसमें यहाँ पे रूरल एरियाज़ में भी लोगों के पास इनकम है, रूरल एरियाज़ में भी एस्पिरेशन है, पर उनको अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एज अ कंपनी हमारी भी इच्छा है, और हमारे लड़के जो बिज़नेस में चला रहे हैं उनको है कि स्लोली स्लोली ये छोटे सिटीज़ में हैं एक्सपैंड करना चाहिए। और हमारे देश में रियल एस्टेट में अगर आप कुछ भी करो पर बिल्डिंग बना के एग्जीक्यूट करके डिलीवर कर दो टाइम से, तो 18 to 20% रिटर्न कहाँ ही नहीं गया। सिर्फ डिलीवरी करना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग करके किधर पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और जिसके लकीली ये सब लेसन हमने खुद सीख लिया है करके। तो हमारा होप है कि हमारी कंपनी छोटे छोटे शहरों में भी ग्रो होएगी, और इतना बड़ा एक्सपोजर है तो टर्नओवर जो आजकल रियल एस्टेट कंपनीज़ की है, वो जो कैपेसिटी इंडिया की है, हर कंपनी का टर्नओवर आज भी तक हार्डली एकदम सिंगल डिजिट में है। हमारे हिसाब से हम जो 5, 6, 7% मार्केट शेयर में हैं, जहाँ पे काफ़ी और स्कोप है हर डेवलपर को करना पूरे देश में। एमएमआर में जब आप आए हैं तो साउथ के और भी डेवलपर, बेंगलुरु के और भी बड़े डेवलपर यहाँ पर हैं, इनफैक्ट दिल्ली के भी बड़े डेवलपर आए हैं। तो मुंबई का जो मार्केट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो आप खुद को अलग कैसे दिखा रहे हैं इस मार्केट तो एक्चुअली हमारे जो बेंगलोर के कोलीग सब आए हैं, और हमारे में एक्चुअली से कि हम जो बेंगलोर से हैं उनके एग्जीक्यूशन स्किल सेट और माल बेच के क्वालिटी प्रोडक्ट दे के प्रोजेक्ट को डिले नहीं करने का हैबिचुअल है। तो हमारा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट से ही ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ करके प्रॉफिट करना। तो आई थिंक वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। वो हम मुंबई में लेके आए हैं, हमको लगता है सब सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे इनफ जगह है सबके लिए, बॉम्बे बिल्डरों के लिए जगह है। हमारे पे तो काफ़ी दोस्त जो है जो बॉम्बे बिल्डर के दोस्त है, तो वहाँ पे है। तो ऐसे मार्केट बड़ा है, तो आई थिंक सब सर्वाइव करेंगे। हमारे हिसाब से बिल्डर कम है, मार्केट ज़्यादा बड़ा है। ज़ाहिर तौर पर बड़ी पॉजिटिव सोच है आपकी कि डेवलपर कम है, मार्केट बहुत बड़ा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सभी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।